हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं मैथमेटिकल मेथड्स में। अभी ये एचएससी बोर्ड्स में मैथमेटिकल मेथड्स सेकंड चैप्टर है, तो उसका एक पार्ट है कैलकुलस जो अपने को आज करना है। इसमें एक और पार्ट होता है वेक्टर्स जो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुका है वेक्टर्स का सब कुछ। अब हम लोग कैलकुलस करने जा रहे हैं। कैलकुलस बेसिकली दूसरा मैथमेटिकल मेथड है जो अपने को फिजिक्स में लगता है। एक तो वेक्टर अलजेब्रा था या वेक्टर एनालिसिस था जो हमने ऑलरेडी कर लिया है पूरा। ये है कैलकुलस। अभी कैलकुलस को समझते हैं और कैलकुलस का हम लोग को क्या करना है, इसे पूरा मैथ्स पार्ट नहीं करना है हमको। तो परेशान मत हो कि यहाँ पे पूरा मैथ्स हो जाएगा, या अगर किसी ने कैलकुलस का नाम सुन रखा है तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा भर भर के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ तुमको बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, मतलब बेसिक फॉर्मूलेज जो तुमको हैं, जो तुमको फिजिक्स में लगने वाले हैं। और मैं बता भी दूंगा साथ में चलते हुए कि यूज़ कहाँ होता है, तो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं ऐसे फॉर्मूलाज, उनको अपने को करना है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द लेक्चर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैलकुलस इज़, या कैलकुलस होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलस न्यूटन ने इन्वेंट किया था। इट्स अ मैथमेटिक्स दैट वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन अलॉन्ग विद अ पर्सन नेम एज लाइबनिट्ज़। तो ये तुम्हारे बुक में भी तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अच्छा, बुक की बात हो रही है तो मैं सीबीएसई बोर्ड वालों को बता दूँ, ये तुम्हारे बुक में थर्ड चैप्टर जो है तुम्हारा मोशन इन वन डायमेंशन, उसके अपेंडिक्स में दिया हुआ है, अपेंडिक्स 3.1। तो वहाँ तुम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ोगे। वही चीज़ मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वहाँ बुक से पढ़ के नहीं समझ में आया तो यहाँ देख लो। कैलकुलस वॉज इन्वेंटेड बाय न्यूटन एंड लाइबनिट्ज़। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमको कौन कौन सा कैलकुलस पढ़ना है। तो हमको पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस। ज़रा देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसको फेमसली बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। तुम परेशान मत हो, डेरिवेटिव का बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और तुमको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन 12th में भर भर के आने वाला है। तुम 11th के मैथ्स में तो नहीं मिलेगा, 12th के मैथ्स में तुमको भर भर के डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही करना है सुबह शाम। तो इतना हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन रखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या लगने वाला है। ठीक है, पहले तो डेरिवेटिव का मीनिंग समझते हैं। डेरिवेटिव का मीनिंग होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मैं तुमको एग्जाम्पल दे के चलता हूँ, ज़रा देखो। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इसका मीनिंग होता है, या इसका डेफिनेशन तुम समझ लो जैसे भी। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज सपोज मेरे पास एक पाथ है, लेट दिस बी पाथ ए टू पाथ बी। ठीक है, फाइन। एक कार यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है, लेट दिस बी सम व्हीकल ए यहाँ से मोशन, या जो भी व्हीकल है, व्हीकल यहाँ से मोशन स्टार्ट करता है और बी तक पहुँचता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अगर मुझे कोई इस कार की स्पीड ए से बी तक पूछे तो लेट्स कंसीडर यहाँ से डिस्टेंस जो है, लेट द डिस्टेंस बी समथिंग डेल्टा एक्स। मतलब कुछ पोजीशन यहाँ है, कुछ एक्स यहाँ है, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये थोड़े बेसिक्स तुमको पता होने चाहिए। एंड लेट्स कंसीडर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा डेल्टा टी। तो अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये पर्सन का स्पीड कितना था, तो मुझे ये नहीं पता है कि ए से बी के बीच में इसने स्पीड कम ज़्यादा किया या नहीं किया। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं क्या बोलूँगा, अगर सपोज ए का डिस्टेंस ए से बी का डिस्टेंस डेल्टा एक्स है और टाइम डेल्टा टी है, तो मैं क्या बोलूँगा, स्पीड है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी ना। स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे तुम सोचो कि सपोज तुम ड्राइव करके आए, कोई पर्सन ड्राइव करके आया, जैसे एक पर्सन बोलता है कि मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी यानी 10 किलोमीटर ड्राइव करके आया हूँ और मुझे आधे घंटे लगे हैं ड्राइव करने में। तो तुम पूछोगे स्पीड कितनी है, तो पर्सन क्या बोलेगा, 10 किलोमीटर आधे घंटे में हुआ है तो मेरा स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इज़ द स्पीड। अब ये जो स्पीड कैलकुलेट हुआ है, ध्यान दो, ये स्पीड ऐसा नहीं है कि उसने हाईवे पे क्या स्पीड से चल रहा था वो देख के बताया, या सिग्नल पे कार रोका था वो देख के बताया, या कोई स्पीड ब्रेकर आया तो वहाँ स्पीड स्लो किया। उसने ये सब चीज़ें नहीं ध्यान दी है। उस पर्सन ने डायरेक्टली टोटल डिस्टेंस लिया और टोटल टाइम लिया और डिवाइड करके बता दिया कि हाँ ये मेरा स्पीड था। तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं एवरेज क्वांटिटी, जहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि सपोज किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी स्पीड क्या थी, ये हम चीज़ नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम पूरा ओवरऑल पाथ देख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब तुम सोचो कोई मुझसे पूछ दे कि यही कार का, या कोई इसी पर्सन से पूछ दे कि इस कार का इस पॉइंट पे क्या स्पीड है। ध्यान देना ज़रा, इस कार का इस पॉइंट पे क्या स्पीड है, ये स्पीड मुझे निकालना है। तो इस पॉइंट पे स्पीड निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बट किसी एक पॉइंट के लिए टाइम तो चेंज नहीं होगा ना। किसी एक पॉइंट के लिए तो यही टाइम रहेगा। जैसे से कोई बोलेगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारा स्पीड क्या था, तो पर्सन उसके लिए एक्चुअली खुद से कैलकुलेशन नहीं करेगा। पर्सन उसके लिए सोचेगा कि मेरे स्पीडोमीटर में क्या दिखा रहा था।
सबके कार में एक स्पीडोमीटर होता है ना, तो उस स्पीडोमीटर कुछ रीडिंग दिखा रहा होगा, तो वो स्पीडोमीटर की रीडिंग सोच के बताएगा। बट स्पीडोमीटर खुद क्या कर रहा है, स्पीडोमीटर एक कैलकुलेशन कर रहा है जिससे वो उसी इंस्टेंट का स्पीड बता रहा है। तो हम लोग जो डेरिवेटिव करते हैं ना, वो वही करते हैं, वी फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब जैसे कोई मुझे पूछ दे कि इस कार का इस इंस्टेंट पे क्या स्पीड था, तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताना डिफिकल्ट है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग कंसिडर करते हैं कि लेट्स से ये कार बहुत छोटा डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ dx डिस्टेंस ट्रैवल करता है। आई होप ये dx सबको विजिबल होगा। देखो हम कंसिडर करते हैं कि ये कार बहुत छोटा डिस्टेंस dx ट्रैवल करता है इन टाइम dt, ठीक है, dx डिस्टेंस इन टाइम dt, मतलब बहुत छोटे से टाइम में। dt इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ dt इज इनफाइनाइटेसिमली, मतलब बहुत ही छोटा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब जो मुझे स्पीड मिलेगी वो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैंने कवर किया dx, कितने टाइम में dt, ये हो गया dx बाई dt। ये है मेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको है ना पढ़ने का एक तरीका है, या इसको जो हमने किया है यहाँ पे, ये क्या किया है ज़रा उसको समझ लेते हैं। ये जो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल ली ना, यही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। हमने पोजीशन का रेट ऑफ चेंज निकाला ना, ये डिस्टेंस कैसे चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हुआ टाइम के साथ, वो हमने निकाला। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने निकाला है। तो कोई भी डेरिवेटिव जो होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक फंक्शन है y जो फंक्शन ऑफ x है, तो मैं क्या निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। इसको पढ़ते डेरिवेटिव है बट इसका मीनिंग समझ लो, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इज हाउ यू रीड इट। ये y का रेट ऑफ चेंज है विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब ये फंक्शन y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा था। देखो और एक एग्जांपल ले लो, जैसे ये एक फंक्शन है y और ये x पे डिपेंडेंट है किसी तरीके से। सपोज़ ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाता है, तो मुझे देखना है कि ये फंक्शन जब x का वैल्यू लेट्स से x1 से x2 तक जा रहा है, तो ये फंक्शन कितना चेंज हो रहा है। तो ये फंक्शन ज़रा ध्यान से देखो, अगर ये y1 है, ठीक है, और ये y2 है, तो y1 से y2 जाता है, सॉरी y2 से y1 से y2 जाता है फंक्शन जब x1 से x2 जाता है ना। तो मुझे डेरिवेटिव निकालना है, यानी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी यहाँ ये x के लिए y कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। ये x पे तो y चेंज ही नहीं हो रहा है ना, ये x पे तो y कांस्टेंट हो गया ना, दिखाई पड़ रहा है, ये x पे y की कुछ फिक्स वैल्यू है ना, तो कैसे निकालोगे। तो हम क्या करते हैं मालूम है, हम देखो एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लेके आए हैं। न्यूटन ने एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोच लगाया। देखो अप्रोच क्या था, अप्रोच ये था कि न्यूटन ने ये जो इंटरवल है ना x1 से x2, इसको छोटा करना चालू किया। मतलब फिर न्यूटन ने यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंज देखा फंक्शन का, यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंज देखा फंक्शन का, यहाँ से यहाँ तक के बीच में चेंज देखा। मतलब बेसिकली ये जो इंटरवल था ना उसका डेल्टा x x1 से x2, इसको उसने धीरे 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 ज़ीरो की तरफ पहुँचने के लिए अप्रोच कराया या बेसिकली पहुँचाया। तो जैसे ही ये फंक्शन ज़ीरो पे पहुँचने लगता है तो हम किसी एक पर्टिकुलर x के लिए रेट ऑफ चेंज निकाल पाते हैं। तो जब भी हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं ना, तो हम फंक्शन का ऐसे चेंज के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, या ऐसे इंटरवल के टर्म्स में रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, ऐसे इंटरवल के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालते हैं जो इंटरवल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। मतलब इनफैक्ट टाइम चेंज ही नहीं हुआ या एक्स चेंज ही नहीं हुआ, फिर भी रेट ऑफ चेंज मिला। तो ऐसा नहीं है कि एक्स चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 10 to 0 होता है, इट ऑलवेज टेंड्स टू 0। दैट्स वाई दिस इज अ स्मार्ट अप्रोच। इट नेवर अप्रोचेस टू 0 और इट नेवर रीचेस टू 0, इट ऑलवेज अप्रोचेस टू 0। हमेशा 0 अप्रोच कर रहा है, ये 0 पहुंच नहीं रहा है। तो ये डेरिवेटिव का बेसिक आइडिया होता है। जब भी हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं ना, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि हमारा फंक्शन y x के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है इंस्टेंटेनियसली, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। मतलब x की वैल्यू बहुत छोटी चेंज हो तो y में क्या चेंज आएगा, दिस इज डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो परेशान नहीं होने का, अगर तुमको नहीं दिमाग में गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ये मैथ्स का पार्ट है, आई कैन अंडरस्टैंड। बस इतना याद रखो कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग मतलब ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द फंक्शन, ये एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़, इसके तुमको मैं कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और फार्मूलाज दे दूंगा जो तुम एज इट इज़ बाय हार्ट कर लो,
कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुमको सिर्फ यूज़ करना है. यू जस्ट नीड टू नो द मैथ्स ऑफ इट, यू डोंट नीड टू नो द थियोरेटिकल मीनिंग ऑफ इट. थियोरेटिकल मीनिंग जानने का ज़रूरत भी नहीं है. वो तो इसलिए तुमको एक्सप्लेन किया कि तुमको बुक्स में मिलेगा. तुम अपना फिजिक्स का बुक खोलोगे ना तो तुमको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा. x से डेल्टा x तक तुम रेट ऑफ चेंज वहाँ पे कैलकुलेट होते हुए देखोगे. तो वो क्या है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ तुमको, ताकि तुम वो देख के परेशान ना हो, हैरान ना हो, डर मत जाओ कि हमारे फिजिक्स में क्या आ गया. इट्स बेसिकली बेसिक एक्सप्लेनेशन अबाउट कैलकुलस. ठीक है, चलो ये पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा सबने. मैं तुमको सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ और इसके फॉर्मूलाज दे देता हूँ जो तुमको एज इट इज़ बाय हार्ट करने हैं. डोंट वरी, कुछ परेशानी का बात नहीं है. जब भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे मैं तुमको बता देता हूँ. देखो, जैसे इसके प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं. अब सोचो, पहला प्रॉपर्टी तो ये है कि हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं ना. तो अगर कोई नंबर है, सपोज 4 है, 5 है, तो 4 और 5 तो चेंज होता नहीं ना. 4 का वैल्यू 4 ही रहता है, 5 का वैल्यू 5 ही रहता है, चेंज नहीं होता है ना टाइम के साथ. तो दीज आर बेसिकली कॉन्स्टेंट्स. तो कॉन्स्टेंट्स का चेंज ज़ीरो हो जाएगा ना. हम क्या निकाल रहे हैं डेरिवेटिव में, रेट ऑफ चेंज, बट कांस्टेंट तो चेंज ही नहीं होता है ना. सो ये चीज़ याद रखो, डेरिवेटिव ऑफ सम कांस्टेंट c इज़ ज़ीरो वेयर c इज़ कांस्टेंट. ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी है, याद रखना. दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन हैविंग सम कांस्टेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x जिसके साथ में एक कांस्टेंट भी है, नॉट ज़ीरो, जिसके साथ में एक कांस्टेंट भी है. तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है. तो कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आएगा और डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का. मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे यहाँ देख लो, डेरिवेटिव ऑफ 5x². तो यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, तुम लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ x². समझ में आई बात? ये मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, कांस्टेंट है ना 5, तो 5 डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा अगर फंक्शन के साथ में है. तो अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा. सिंपल एज दैट. नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ, अगर मेरे पास एक फंक्शन है और दूसरा एक और फंक्शन है और दोनों फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, f ऑफ x प्लस माइनस जी ऑफ एक्स. तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो पहले डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब डेरिवेटिव इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा. तो तुम लिखोगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x. समझा? डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बस इतना चीज़ याद रखो. अगर इसका एग्जांपल बता देता हूँ मैं, यहाँ पे साइड में लेते हुए चलता हूँ तुमको ताकि आइडिया लगे. सपोज़ ये फंक्शन है 3x² प्लस 2x. तो इसमें क्या करोगे, तुम करोगे डेरिवेटिव ऑफ 3x² एक प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x एक. ऐसे इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव. ठीक है, समझ में आया? आई होप सबको समझ में आ रहा है. ठीक है, अब हम लोग फंक्शंस को थोड़ा स्पेशल डिनोशन दे के चलते हैं. जैसे अपने में इफ़ u एंड v आर फंक्शंस, देन ध्यान दो, अब डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, मतलब अब मल्टीप्लिकेशन में आ गए हैं फंक्शन और फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए f ऑफ x g ऑफ x नहीं लिख रहा हूँ. बाकी और कोई रीज़न नहीं है. देख लो क्या आएगा. इसका फॉर्मूला है u टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u. दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू इट. तुमको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं यहाँ पे. डेरिवेटिव ऑफ x साइन x, ये फंक्शन है जिसमें x भी एक फंक्शन है, साइन x भी एक फंक्शन है. तो इसको u ले लो, इसको v ले लो, तो तुम करोगे x डेरिवेटिव ऑफ साइन x. देखो क्या था, u डेरिवेटिव ऑफ v ना, तो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v यानी साइन x डेरिवेटिव ऑफ v यानी x. दिख रहा है? सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u. तो v साइन x है, डेरिवेटिव ऑफ u. ठीक है, दिस इज हाउ यू डू मल्टीप्लिकेशन वाला डेरिवेटिव. एंड एक लास्ट प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, मतलब दो फंक्शंस जब डिवीजन में है तो क्या होता है फॉर्मूला देख लो. फॉर्मूला इज v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला और आ गया. यहाँ पे साइड में एग्जांपल लिख देता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन साइन x, ये क्या हो जाएगा, v डेरिवेटिव ऑफ u यानी साइन x
डेरिवेटिव ऑफ x माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v यानी साइन x डिवाइडेड बाई v स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। समझा? आई कैन अंडरस्टैंड, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, बट स्टिल यू हैव टू बाय हार्ट दीज प्रॉपर्टीज़ फिक्स। इसको बाय हार्ट करना ही है, तभी तुम आगे फिजिक्स में कर पाओगे डेरिवेशंस में ये लगने वाला है। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो एग्जाम्पल्स के साथ में। मैं ये एग्जाम्पल्स रफ कर रहा हूँ, अब तुमको फार्मूलाज देता हूँ। देखो तुम्हारे पास से 6-7 फार्मूलाज हैं जो तुमको एज इट इज़ बाय हार्ट करने। 6-7 क्या, डेरिवेटिव में तो 8-9 होंगे जो तुमको फिक्स है, बाय हार्ट करने ही है। इसको तुम नई ऑप्शन में डाल सकते। देख लेते हैं यहाँ फार्मूलाज। ये तुम्हारे प्रॉपर्टीज़ हो गए, ये फार्मूलाज हम लोग लिखने जा रहे हैं, ज़रा ध्यान देना। फर्स्ट फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, ये होता है n x रेज टू n माइनस 1। इसका एग्जाम्पल यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान दो। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3, ये करना है तुमको, तो फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस 1 ना, यानी 3 टाइम्स x रेज टू 3 माइनस 1। इज दैट क्लियर? यानी ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताऊंगा जो रेयरली यूज़ होगा बट यूज़ होता है, तो अभी फ़िलहाल के लिए फॉर्मूला देखते चलो। फिर डेरिवेटिव ऑफ log x, ये होता है 1/x। अब इसमें क्या एग्जांपल दूँ, यही एग्जांपल ये, और ध्यान देना ये नेचुरल log होता है तो log टू द बेस e होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, ये होता है e रेज टू x, ये चेंज ही नहीं होता है, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है डेरिवेटिव को। फिर डेरिवेटिव ऑफ साइन x, यहाँ से इंपॉर्टेंट फंक्शंस चालू हो रहे हैं, एक ये और ये, फिर आगे इसके आने वाले। साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस x। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस x इज माइनस साइन x। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ tan x, इट इज sec स्क्वायर x। ठीक है, और फॉर्मूलाज डेरिवेटिव ऑफ sec x, इट इज sec x tan x। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ cot x, इट इज cosec स्क्वायर x। एंड फाइनली अच्छा इट इज़ माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ लास्ट एक फंक्शन cosec x, ये होता है माइनस cosec x cot x। ठीक है, ये आ गए तुम्हारे सारे डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज। ये एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बता दिया है, तो इसका यूज़ लगता रहेगा तुमको बार बार आने वाले चैप्टर्स में कंटिन्यूसली यूज़ लगता रहेगा, इसीलिए तुमको यहाँ पे ही लिखा के दे दिया है। तुम बोलोगे क्यों करा रहे हो सर आप मैथ्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आने वाले आगे के चैप्टर्स में इसके बिना काम नहीं चलेगा। देखो तुम कितना भी डिनाई कर लो, तुम कितना भी अच्छा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कर लो, अगर डेरिवेशन नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलेगा ना, तो क्या मतलब है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट डिनाइंग कि तुमको कॉन्सेप्ट्स नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स तुमको आ जाएगा। अरे सबको मालूम है कि फ़ैन घूमता है तो वो हवा के मॉलिक्यूल्स को यहाँ वहाँ करता है, हवा देता है, राइट। बट डायनामिक्स क्या चल रहा है, तुम हवा के मॉलिक्यूल का इक्वेशन नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे तो तुम उसको बताओगे कैसे कि हाँ ये चीज़ हो रहा है। बताने वाले ने बोला कि हाँ लाइट है, बट लाइट का एग्जिस्टेंस भी प्रूव करने के लिए 400 साल लग गए, है ना। कंटिन्यूसली न्यूटन के बाद लाइट थियरी, वेव थियरी चलती रही। तो ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ जाना इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इट इज़ इंपॉर्टेंट। यू कैन अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट एंड यू शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, बट उसका जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है, उसके पीछे का जो मैथ्स है, वो भी तुमको यूज़ करने आना चाहिए, करने आना चाहिए। यहाँ तुमको प्योरली मैथ्स नहीं चल रहा है, ये सिर्फ एप्लीकेशन वाला मैथ्स है। तुम इसको जस्ट अप्लाई कर करके डेरिवेशंस करते जाओगे, दैट्स ऑल। ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी डेरिवेटिव का मैं बता देता हूँ, विच इज़ अगर कॉम्पोजिट, या तुम बोल हाँ आई शुड से कॉम्पोजिट फंक्शन है अगर तुम्हारे पास, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब ऐसा फंक्शन जो खुद एक फंक्शन है ना, मतलब ऐसा फंक्शन जो एक फंक्शन पे डिपेंडेंट है। तो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ विच विल बी एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स एंड देन डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। देखो ये क्या हुआ, ज़रा मैं तुमको बता देता हूँ।
ये डैश का मीनिंग होता है डेरिवेटिव, मतलब तुम पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे, फिर दूसरा जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करोगे। इसका मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ, ये एग्जांपल है, ध्यान दो, साइन 4x। तो साइन का डेरिवेटिव, साइन एक फंक्शन है खुद से और 4x एक अलग से फंक्शन है, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 4x। अब साथ में तुम डेरिवेटिव ऑफ 4x अलग से करोगे। ये मैं बोल रहा हूँ तुमको, समझा क्या बोल रहा हूँ? ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि जो एक फंक्शन है उसका तो डेरिवेटिव होगा ही, साथ में जो उसके साथ एक और फंक्शन अगर है जो खुद में डिपेंडेंट है x पे, जैसे 4x x पे डिपेंडेंट है ना, x की वैल्यू चेंज होगी तो 4x की वैल्यू चेंज होगी, तो 4x खुद में एक फंक्शन ऑफ x है। देखो, फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन का फंक्शन है और वो खुद दूसरा फंक्शन x का फंक्शन है, तो मतलब ये दोनों x पे डिपेंडेंट है किसी ना किसी तरीके से। तो तुमने पहले इसका डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, अब एक और फंक्शन बचा है जिसका डेरिवेटिव करना है। इसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल तुम मैथ्स में डेरिवेटिव्स में पढ़ोगे, यही तुम्हारा चेन रूल होता है जो आगे बार बार मैथ्स में यूज़ होगा। ठीक है, चलो, ये चेन रूल हम लोग फिज़िक्स में भी काफ़ी बार यूज़ करेंगे, तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए यूज़ होगा तो। अब हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। आई होप सबने नोट डाउन कर लिया था। हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, देखो तुम डरो मत अभी, फिजिक्स से कुछ डरने जैसा नहीं है। ये बस एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज है जो तुमको बाय हार्ट करना है, दैट्स ऑल। इसको बाय हार्ट कर लो, बस यूज़ करना चालू कर देंगे हम लोग। कोई इसी हैरानी की बात नहीं है कि सर कैसे होगा कैसे होगा। तुम फॉर्मूला तो बाय हार्ट कर ही सकते हो ना यार मैथ्स का, तो ये मैथ्स के सम फॉर्मूलाज थे, दैट्स ऑल। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस देखते हैं। मैं इंटीग्रल कैलकुलस को इतना एलैबोरेट नहीं करूँगा, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होता है इंटीग्रेशन। जैसे समझो, मैं तुमको हिंट देता हुआ चलता हूँ। इंटीग्रेशन को मैं पहले नाम दे देता हूँ, इट इज़ इनफाइनाइट समेशन। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स कोई चीज़ ऐड करनी है तो ये होता है इंटीग्रेशन से। देखो कैसे, जैसे समझो मेरे पास एक फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है y जो x का फंक्शन है, ध्यान देना, और ये फंक्शन कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझते जाओ। ये फंक्शन कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, तो मुझे इस फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू यहाँ जो भी है यहाँ तक निकालनी है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? फंक्शन की वैल्यू होती है एरिया अंडर द ग्राफ, ये होता है फंक्शन का वैल्यू। तो मुझे इसके अंडर का एरिया निकालना है, बट यहाँ एरिया निकालना ईजी है क्योंकि इस फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये y है और ये x है तो एरिया क्या हो जाएगा? सिंपली x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, जो भी लेंथ इंटू ब्रेथ तुमको मालूम है, राइट। अब देखो ज़रा फंक्शन, अब तुम्हारे पास कोई एक फंक्शन है y विथ रिस्पेक्ट टू x जो ऐसे वैरी करता है। अब ये फंक्शन कॉन्स्टेंट नहीं है, तो तुम इसको एक रेक्टेंगल बना के इसका एरिया नहीं निकाल सकते, है ना। तुम इसको रेक्टेंगल बना के इसका एरिया निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते ना, प्रॉब्लम ये है। तो इस टाइम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इस फंक्शन की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए इसको। तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, इस केस में ज़रा ध्यान देना, हम लोग ये रेक्टेंगल वाला ही ट्रिक यूज़ करेंगे। बट कैसा रेक्टेंगल वाला ट्रिक यूज़ करेंगे? देखो, हम पहले ये फंक्शन का वैल्यू बहुत छोटे इंटरवल के लिए फाइंड करेंगे, मतलब से ये वाले इंटरवल के लिए। ध्यान दो, हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये पर्टिकुलर इंटरवल पे इसकी वैल्यू y है और ये इंटरवल dx है, और हम लोग देखते हैं तो ये फंक्शन इस dx के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा है ना, ऑलमोस्ट सेम है, दिखाई पड़ रहा है, ये y ऑलमोस्ट सेम है ना, चेंज नहीं हो रहा है dx के रेस्पेक्ट में। तो ये वाला जो एरिया है ये हमको निकालने आता है। ये एरिया कितना हो जाएगा? ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये छोटा एरिया जो होगा वो हो जाएगा dx इंटू वाई या y dx। इज दैट करेक्ट? सिंपल एज दैट। अब तुम सोचो ऐसे कितने रेक्टेंगल्स मैं बना सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक आई कैन मेक इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स। अगर ये x1 है और ये x2 है तो x1 से x2 तक आई कैन मेक इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, है ना। इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स में इस पार्ट को डिवाइड कर सकता हूँ ना मैं, तो आई विल हैव इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, मतलब मुझे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड करना है x1 से x2 तक। तो ऐसे केस में जो समेशन हम लोग करते हैं, देयरफॉर टोटल एरिया दिस विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ये छोटा वाला एरिया, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक। अब ये जो बनाया है इसको देख के डरो मत। देखो समेशन के लिए हम लोग s यूज़ करते हैं ना, s यानी sum सम।
तो इसी को स्ट्रेच कर दो तो ये बन जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। बस इतना ही लॉजिक है इंटीग्रेशन के साइन के पीछे। और इसके पीछे हिस्ट्री में मत परेशान हो जाओ कि सर कुछ तो नया हुआ होगा या कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से ऐसा सिंबल दिया, नहीं, दिस इज सिंपली स्ट्रेच्ड एस। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ सिंपली स्ट्रेच्ड एस। एस को स्ट्रेच कर दिया तो ये सिंबल बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल। तो स्ट्रेच्ड एस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, वाई डी एक्स x1 से x2। दिस इज़ हाउ यू रिप्रेजेंट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे हम लोग ने डेरिवेटिव का रिप्रेजेंट देखा ना, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन, वैसे इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन ये साइन होता है और डी एक्स होता है। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन, जैसे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसे था ना, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। दिस इज रेड एज इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब तुमने फंक्शन वाई का वैल्यू निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2, मतलब जो भी तुमको लिमिट दी हुई है, ये x1 x2 कितना भी हो सकता है, तो उस लिमिट में तुम फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो तो तुमको वैल्यू मिल जाएगी। तो बेसिक आइडिया क्या है देखो, मैं तुमको बता देता हूँ। बता मतलब कब से वही बता रहा हूँ मैं तुमको, थोड़ा और ट्राई करता हूँ सिंपल वर्ड्स में बताने का। देखो क्या है, जैसे मेरे पास अपने को मालूम है, जैसे समझो मेरे पास जैसे 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, 50 पेन है, जितने भी पेन्स है, तो उनके समेशन को, या जैसे रीडिंग्स लिया मैंने, रीडिंग्स हो गया, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, मैं बोलूँ मेरे पास ऐसे n नंबर ऑफ रीडिंग्स है ना, तो मैं इन सबको ऐड कर सकता हूँ समेशन यूज़ करके, समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे मुझे ईच एंड इंडिविजुअल जो एंटिटी है वो मालूम है, मुझे A1 क्या है पता है, A2 क्या है पता है, A3 क्या है पता है, AN क्या है पता है। तो मैं क्या करता जाऊँगा, इसके जगह A1 + A2 + A3 ऐसे आई का वैल्यू डालता जाऊँगा ना, तो ये मेरा समेशन होकर वैल्यू मिल जाएगा। ये डिस्क्रीट समेशन होता है, वेराज इंटीग्रेशन इनफाइनाइट समेशन होता है। यही फ़र्क है। जो तुम मैथ्स में अब तक समेशन देखते आ रहे थे ना, ये डिस्क्रीट समेशन हो रहा था, अब तुम इनफाइनाइट या कंटिन्यूस समेशन कर रहे हो। मतलब देखो ना, ये फंक्शन कहीं बीच में ब्रेक हुआ ही नहीं है। यहीं पे तुम्हारे पास कोई ऐसा फंक्शन होता, जैसे देखो ये ऐसे ऐसे फंक्शन होता, तो तुमको इस फंक्शन की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है वो पता है, फिर इधर क्या है पता है, इधर क्या है पता है, इधर क्या है पता है, ऐसे ऐसे तुमको वैल्यूज़ पता है। जैसे ये फंक्शन का वैल्यू y1, ये y2, ये y3, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, अगर ये yn है। मतलब फंक्शन को तुम ऐसे ऐड करके निकाल सकते हो। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब फंक्शन का वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, एवरीवेयर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ और इनफाइनाइट पॉइंट वैल्यूज़ ऑफ दिस फंक्शन। इसलिए इस फंक्शन को टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमको इनफाइनाइट टाइम्स ऐड करना पड़ता है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक इज़ बेसिकली टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, एंड वो कैसे मिलता है, वो मिलता है बाय फाइंडिंग एरिया अंडर द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकाला तो वो रेक्टेंगल का एरिया इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर दो, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इंटीग्रेशन इज़। अब इसके प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस के फॉर्मूलाज देख लेते हैं कुछ, बाद में इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबने नोट डाउन किया है, परेशान मत हो, बस तुमको आइडिया दे रहा हूँ। इसका तुमको थियरी नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में कहीं, ठीक है। तुमको नहीं पूछेगा कि बताओ इंटीग्रेशन होता क्या है, एक्सप्लेन करो इंटीग्रेशन। ये तुमको इसीलिए एक्सप्लेन किया जाता है, मैं ही नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैथ्स में जब 12th में आएगा ना, तो मैथ्स का टीचर भी चिल्ला चिल्ला के एक्सप्लेन करेगा कि बेटा डेरिवेटिव ये होता है, इंटीग्रेशन ये होता है, ऐसे होता है, कैलकुलस हुआ, स्मॉलेस्ट अप्रोच लगा, ये सब बताएगा मैथ्स का टीचर। बट द थिंग इज़ कि यू शुड नो इट फॉर द इन्फॉर्मेशन, यू शुड नो व्हाट एक्चुअली इज़ हैपनिंग, सच में क्या हो रहा है। और ये इतना पावरफुल टूल है, लेट मी टेल यू, ये यूज़ करके तुमने इतना कुछ, ये यूज़ करके हमने इतना कुछ बनाया है ना कि जिसका गिनती नहीं है। यू हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, मतलब अपना जो डेली फिजिक्स का यूज़ होता है ना, वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बेस पे होता है। तो कैलकुलस मेन स्टार्ट ही यहीं से होता है। ज़रा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉर्मूलाज देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी वही कॉमन प्रॉपर्टी, अगर कोई कांस्टेंट है फंक्शन के साथ में तो वो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी, वेयर c इज़ अ कांस्टेंट। सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दो ही प्रॉपर्टीज है, परेशान मत होना, दो ही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन या इंटीग्रेशन है किसी फंक्शन का
और साथ में एक और फंक्शन है ऐसे, तो इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। ओके, इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, मतलब इंटीग्रेशन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। ये दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीग्रेशन के लिए। अब हम लोग फॉर्मूलाज देखते हैं। देखो फॉर्मूलाज भी ज़्यादा नहीं, 5-6 ही फॉर्मूलाज हैं, तो डरना मत। फॉर्मूलाज क्या है? इंटीग्रेशन, पहला फॉर्मूला x⁻n dx, ये होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन 1/x dx, ये होता है log x। तुम ध्यान दो, अगर तुमको याद हो तो अभी हमने डेरिवेटिव में log x का फॉर्मूला 1/x लिखा था ना, तो इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाता है। तो एक्चुअल में इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट एंटी डेरिवेटिव। ये चीज़ अगर तुम हजम कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना अभी हजम करने की ज़रूरत नहीं, 11th स्टैंडर्ड में ही हो तो कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी डेरिवेटिव। धीरे धीरे समझोगे क्यों एंटी डेरिवेटिव है, और कोई फंक्शंस देखोगे। जैसे और एक फंक्शन देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ये होता है -cos x। अगर तुमको याद हो cos x का डेरिवेटिव -sin x था, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये होता है sin x। एंड लास्टली इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, ये e⁻x। चेंज ही नहीं होता है। यही तो डेरिवेटिव में भी हो रहा था ना, चेंज नहीं हो रहा था। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन में भी। फाइन, सो दिस वाज बेसिक आइडिया बिहाइंड इंटीग्रेशन। मैं तुमको एक फंक्शन का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव करके यहाँ बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल देख लो, तुमको मैं सिखा देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सपोज़ मेरे पास एक फोर्स है, फोर्स इज़ इक्वल टू लेट्स जस्ट से 3x² + 4x। ठीक है, ऐसा फोर्स है। तुमको इसका डेरिवेटिव, या अब फोर्स छोड़ो, मैं y एक फंक्शन ले लेता हूँ। तुमको इसका डेरिवेटिव भी निकालना है और इंटीग्रेशन भी निकालना है। डेरिवेटिव पहले निकालते हैं। तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको करना पड़ेगा डेरिवेटिव ऑफ 3x² + 4x। करेक्ट। तुमको मालूम है डेरिवेटिव में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, यानी ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x² + डेरिवेटिव ऑफ 4x। इज दैट करेक्ट? तुमको मालूम है कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3 डेरिवेटिव ऑफ x² + 4 डेरिवेटिव ऑफ x। इज़ दैट क्लियर? समझा? ठीक है, समझा? ठीक। देखो तुमको समझता है ना अगर लेक्चर्स मेरा, तो कमेंट में बताया करो कि सर समझा, सो दैट आई वुड नो द रिस्पॉन्स। तुम लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा चल रहा है। तुमको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ रहा है तो मुझे वो भी बताओ। अगर कुछ डाउट हो रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा, जैसे ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो मुझे बताओ कि सर यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो मैं उसको और सिंपल करने का ट्राई करूँगा, मैं और सिंपल वीडियो बनाऊँगा। डोंट वरी, सो जस्ट लेट मी नो हाउ इट इज़ गोइंग। ये 3 बाहर आ गया है तो 3 ऐसे ही रहने दो। x² का डेरिवेटिव x⁻n है ना, तो फॉर्मूला था nx⁻n-1, तो ये हो जाएगा 2x⁻2 प्लस 4, यहाँ x⁻1 है तो ये हो जाएगा 1x⁻1-1। समझा? कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3 2 6 x⁻2-1 यानी x⁻1 प्लस 4 x⁻1-1 यानी 0 यानी 1, x⁻0 1 ना, तो 4। तो ये आ गया तुम्हारा डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। कौन सा फंक्शन? 3x² + 4x। ठीक है, ये आ गया डेरिवेटिव। सेम इसका इंटीग्रेशन कर लो, इंटीग्रेशन y dx, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 3x² + 4x dx। यहाँ इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना? डोंट वरी, वो लिमिट विमिट जो लगाया था वो भी बताता हूँ, परेशान मत हो। x1 x2 हम लोग लिख रहे थे ना ऊपर नीचे, वो भी बताता हूँ। फिर तुमको मालूम है कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। एक काम करते हैं, रुको, इसको मैं अलग से ही लिखता हूँ। ये सब नोट डाउन कर लिया है? ठीक है, साइड हो गया हूँ, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। देखो ऐसा नहीं मुझे वीडियो स्ट्रेच करने का शौक़ चढ़ा है या वीडियो स्ट्रेच करके मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है। मैं स्ट्रेच इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो ना, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो लंबा होगा तो कोई इशू नहीं है, बस तुमको सब समझ में आ जाना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। वहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² dx। 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx।
3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x रेस टू 2 है ना, x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n+1 अपॉन n+1, समझा, प्लस 4 टाइम्स x रेस टू 1 है, यानी इंटीग्रेशन x रेस टू 1+1 अपॉन 1+1। देखो कितना आ रहा है ये 3x³ अपॉन 3 है ना, 2 + 1 3 ना, और ये 2 + 1 3 प्लस 4x स्क्वायर बाई 2, x रेस टू 1+1 2, 1+1 2, कितना आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, कितना मिल रहा है तुमको मिल रहा है x³ प्लस 2x स्क्वायर। ये आया तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या, 3x² प्लस 4x dx। समझ में आई बात? दिस हाउ यू विल अप्लाई। अब ज़रा एक चीज़ देख लो, लिमिट अगर तुमको दिया है, अगर तुमको यही इंटीग्रेशन सॉल्व करने बोला फ्रॉम x1 इक्वल टू 1 टू x2 इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये फंक्शन तुमको सॉल्व करने बोला ऐसे, तो अब तुमको इंटीग्रेशन का फाइनल वैल्यू तो मिल गया है। तो जैसे ही तुम इंटीग्रेशन करते हो ना, ध्यान रखना, जैसे तुम इंटीग्रेशन यही आगे मैं इसी फॉर्म को कंटिन्यू करता हूँ, तो ये हो जाएगा 3x रेस टू 2 + 1 अपॉन 2 + 1, यहाँ लिमिट डाल दो। लिमिट कैसा होगा, लिमिट होगा x1 से x2, x1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, x2 को बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट कितना है 1, अपर लिमिट कितना है 4, तो यहाँ तुम 1 और 4 डालो, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, प्लस 4 ये आ रहा है x रेस टू 1+1 अपॉन 1+1, लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4। अभी ध्यान से देखो वैल्यू क्या आती है, उसके बाद समझ में आएगा। ये देखो 3 से ये 3 कैंसिल हो रहा है, तुमको मिल रहा है x³, कहाँ 1 से 4, प्लस ये 4 से 2 कैंसिल हो रहा है, यानी तुमको मिल रहा है 2x² 1 से 4, राइट, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है ज़रा ध्यान दे दो, ये x है ना, और लिमिट 1 से 4 है, मतलब x की वैल्यू 1 से लेके 4 तक जा रही है, तो तुम क्या करोगे, x की जगह पहले अपर लिमिट रखोगे फिर लोअर लिमिट रखोगे, यानी ये पहले होगा 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये लिमिट सब्स्टिट्यूशन का मेथड है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, दैट्स हाउ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट। प्लस 2 टाइम्स यहाँ अपर लिमिट 4, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आई बात? 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 16 4 ज़ार 64 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 4 माइनस 1 इज़ 3, कितना आ रहा है टोटल 63 प्लस 6, यानी ये कितना आ गया 69। तो ये आ गया तुम्हारे फंक्शन का फाइनल आंसर 69। आज मैं मैथ्स का टीचर बन गया हूँ, ठीक है। चलो देखो, मैं जॉब से आया तुरंत मैंने पढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, मुझे डेली वीडियो अपलोड करना है। सो डेली वीडियो का टारगेट रखने के लिए आई एम डूइंग इट व्हेनेवर आई एम फाइंडिंग एनी फ्री टाइम, जो भी फ्री टाइम मिलता है मैं तुरंत बना रहा हूँ। तो आई होप तुमको ये समझ में आया, बेसिक आइडिया। लिमिट सब्स्टिट्यूशन समझा होगा, यहाँ चाहिए तो लिख दो लिमिट्स या लिमिट सब्स्टिट्यूशन। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, तुमको मैथ्स में बहुत कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी। अभी परेशान मत हो, अभी सिर्फ जितना बताया है उतना यूज़ करना चालू करेंगे हम, ठीक है। लिमिट सब्स्टिट्यूशन कैसा होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या अब मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, क्यों इसको रखा है यहाँ पे, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस इज़ हाउ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट, ये याद रखना, ठीक है। लिमिट सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस ऐसे याद करो, बाद में सब्स्टिट्यूशन करते करते खुद ही सीख जाओगे, ठीक है। सो दिस वाज अ वीडियो अबाउट ऑल द कैलकुलस पार्ट इन द चैप्टर में, या बेसिकली पूरे फिजिक्स में जितना कैलकुलस लगने वाला है वो आज हम लोग ने देख लिया है। मैंने तुमको पूरा फिजिक्स का जितना मैथ्स लगने वाला है वो पढ़ा दिया है, मतलब तुमको वेक्टर्स जितना लगने वाला है सब मैंने पढ़ा दिया है, तुमको कैलकुलस जितना लगने वाला है सब मैंने पढ़ा दिया। बाकी स्कूल मैथ्स में नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि पावर का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, वो सब मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, तो वो सब तुमको आना चाहिए। एंड इट्स हाई टाइम, तुमने साइंस लिया तो तुमको आता ही होगा, सो नो बिग डील अबाउट दैट। फाइन, तुम मुझे कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट्स में बताओ, और वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे बताओ। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।